हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था सरल रेखा। अपने उसको कल कंप्लीट किया था। आज मैं उस पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो अपने उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज का पहला जो क्वेश्चन अपना आ रहा है। सर कहाँ इसमें तैयार नहीं हो गया? एक सेकंड। हाँ, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है रेखाओं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 33, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 से निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। देखो बच्चों, ये चार भुजाएं दे रखी हैं। कौन कौन सी दे रखी हैं? एक तो दे रखी है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दूसरी भुजा दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और एक भुजा दे रखी है x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, 3x माइनस, और चौथी भुजा दे रखी है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। आपको कह रहा है ये चार भुजाओं से निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। मैं इन भुजाओं को ना कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ। y इज इक्वल टू, अगर इसको x को इधर ले जाओ तो ये क्या बनेगा? माइनस एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, और ये भुजा बनेगी बच्चों y इज इक्वल टू माइनस, या इसको लिख देते हैं 3/4 एक्स माइनस 1। इस भुजा को लिख लिया, और इस भुजा को अगर लिखे तो ये बनेगी 3/5 4 एक्स प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या इसको छोड़ दो। तो देखो बेटा, ये चार भुजाएं दी गई हैं। आप लोग एक चीज देखिए, मेरे पास इसकी डाल कितनी आ रही है? -1 आएगी। कितनी आएगी? -1, क्योंकि आप जानते हो इसकी, देखो ये अगर इस फॉर्म में है y इज इक्वल टू एम एक्स। आप जानते हो अगर एक चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं इस प्रकार से हैं, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरी भुजा है y इज इक्वल टू m2x m1x प्लस c2, और तीसरी भुजा है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और y इज इक्वल टू m2x, इसको d1 लिख लो, d1, और इसको लिख लो d2। ये देखो, अगर ये भुजाएं किसी चतुर्भुज की हैं तो आप देखो इस भुजा की डाल और इस भुजा की डाल, इस भुजा की डाल कितनी है? m1, इसकी भुजा की डाल भी कितनी है? m1। ऐसे ये दो भुजाएं हैं, इसकी डाल कितनी है? m2, और इसकी डाल कितनी है? m2। मैंने आपको बताया था अगर किसी चतुर्भुज में उनकी डालें क्या हैं? बराबर, या किसी दो भुजाओं की डाल क्या है? बराबर है, तो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर। यानी कहने का मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? समांतर, और ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी? समांतर। अगर किसी चतुर्भुज के अंदर दो भुजाएं बराबर हैं और दूसरी दो भुजाएं भी क्या है? बराबर हैं, तो ये चतुर्भुज कौन सा हो जाता है? अपना समांतर चतुर्भुज हो जाता है। यानी ये चारों जो भुजाएं हैं वो किसकी होगी? समांतर चतुर्भुज की। और मैंने अब तो बताया था समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? अगर वो समांतर चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? ये देखो, ये क्या होता है? c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपॉन में m1 माइनस m2। मैंने आप लोगों को ये बताया था अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, क्या है? समांतर। पता कैसे लगेगा? अगर दो भुजाओं की डालें अलग हैं और दो की सेम है तो ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज, क्योंकि आपको पता है डाल जिनकी बराबर होती है वो भुजाएं क्या होती है? समांतर। यानी ये दोनों भुजाएं भी समांतर है और ये दोनों भुजाएं भी क्या है? समांतर। तो ये दोनों भुजाएं समांतर है तो इनकी डालें बराबर है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है? c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपॉन में m1 माइनस m2। तो मैंने भी इसको इस फॉर्म में लिखा। अब आप देखो यहां से कंपेयर करो, इस भुजा की डाल कितनी है बेटा? अगर कंपेयर किया जाए y इज इक्वल टू m1x से, तो यहां से अगर देखा जाए तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? -1। इसकी भुजा की वैल्यू भी कितनी है? m1 है ना, ये भी तो m1 है। ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर। इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं भी क्या है? समांतर। इसमें m1 की वैल्यू कितनी है? -1। c1 कितना है बच्चों जो प्लस में होता है? देखो m1x प्लस c1 कितना है बच्चों? 1। और c2 कितना है? 3। c2 कितना है? 3। ऐसे बच्चों ये दोनों भुजाएं भी क्या है? समांतर, और इनकी डालें कितनी है बच्चों? 3/4। इसको मैं d1 कह देता हूं, तो d1 की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी आएगी? -1, और d2 की वैल्यू कितनी आएगी? -5। तो देखिए बच्चों, मैंने देखा
ये किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं दी हुई थी, इनमें से 2 भुजाएं समांतर थी और दूसरी 2 भुजाएं भी क्या थी, समांतर थी। आप जानते हो अगर किसी चतुर्भुज कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 अपॉन में M1 माइनस M2। इसको इस फॉर्म में लिखना है y इक्वल टू mx प्लस c से, और यहाँ से C1 C2 D1 D2 निकाल लेना। तो मैंने इन भुजाओं को इस फॉर्म में लिखा, यहाँ से M1 M2 C1 C2 D1 D2 सारे क्या किए, फाइंड किए। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, C1 की वैल्यू बताइए कितनी है, 1 माइनस 3। D1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1 माइनस D2 ये D2 पहले ही प्लस का पड़ा है तो ये माइनस का पड़ा है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, अपॉन में बच्चों M1 माइनस M2, M1 कितना है -1, M2 कितना है -3/4। इसको कैलकुलेट कीजिए, ये कितना आएगा, -2 आएगा, ये कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, और ये 4 एलसीएम ले गए तो ये -4 और -3 -7/4 आएगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 दूनी 8, 8 चौक कितना हो जाएगा, इसमें अपना 8 चौक कितना हो जाएगा भाई, 32/7। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है क्या, 1 मिनट चेक करने दो, 1 सेक रुकिए, इसके अंदर ऑप्शन में गलती है इसके। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, ये -4, ये कितना दिया हुआ है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हाँ इसमें देखिए 4 दूनी 8 और 8 2 कितना हो जाएगा, 7, यानी इसका 4 ऊपर चला जाएगा, ये कितना आएगा भाई, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 4/7, यानी इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, 32/7 आ रहा है। और यहाँ पर अपने को 16/7 दिया हुआ है, या तो इसने ऑप्शन लिखने में गलती की हुई है, 1 सेकंड मेरे को चेक करने दीजिए बच्चों, यहाँ गलती कहाँ हो रही है अपनी। अरे भाई ये देखो, यहाँ गलती कर रहे हैं अपने, सॉरी। देखिए मैंने जब इसको चेंज किया ना, मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो y की वैल्यू आएगी कितनी यहाँ से, तो यहाँ से आएगा 3x/4 और -1/4 आएगा, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 3x/5 और -5/4 आएगी। यानी अगर D1 की वैल्यू की बात की जाए तो कितनी आएगी, -1/4 और 5/4 आएगी। यहाँ अपने गलती कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा अंडू करिए इसको, ये गलती हुई है इसमें, यहाँ लिखने में गलती हुई भाई। अपने क्या किया, y की वैल्यू में इसको तो इधर ले आए, ये 4 को डिवाइड में नहीं दिया, 1 के तो 1 के भी डिवाइड में आएगा और 5 के भी क्या आएगा, डिवाइड में। यानी अगर बात की जाए तो D1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1/4, D2 की वैल्यू कितनी आएगी, -5/4। ए का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, C1 माइनस C2। C1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 -3, और D2 की वैल्यू कितनी है, -1/4 और -5/4, ये आएगी, और माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। M1 की वैल्यू कितनी है, -1, और M2 कितना है भाई, 3/4। अब देखिए इसको, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 1 -3 कितना आएगा, -2, -1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा भाई, ये -1 प्लस 5 यानी 4 आएगा, 4/4 यानी 1 आ जाएगा ये। और ये अभी बताया था कितना होता है, -7/4 होता है ना। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ए की वैल्यू, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/7। गलती क्या हो रही थी बेटा, अपने 4 को ना इसके अंदर डिवाइड नहीं दिया था, इसके अंदर तो दे दिया था y की वैल्यू, तो ये कितना आ गया था, 8/7। ये कितना क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, उस चतुर्भुज का जिसकी चारों भुजाएं अपने को पता है। तो क्या क्वेश्चन था, अपने को एक रेखाएं दी हुई थी किसी चतुर्भुज की 4, मेरे को क्या निकालना था, उसका एरिया। तो सबसे पहले ये देखो क्या ये भुजाएं समांतर है, मेरे को देखने से पता लग रहा है इसमें x और y का कोएफिशिएंट और इसके x और y का कोएफिशिएंट बराबर है, तो ये रेखाएं समांतर है। इसी प्रकार इसका x और y का कोएफिशिएंट और इसके x और y का कोएफिशिएंट क्या है, बराबर है, तो ये क्या है, बराबर, दोनों समांतर है। अगर दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, तो वो कौन सा चतुर्भुज हो जाता है, समांतर। आमने सामने की भुजाएं समांतर है तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालते तो इस फॉर्मेट में निकालते, आपको बताया क्या होता है, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 अपॉन में M1 माइनस M2। तो पहले तो भुजाओं को मैंने इस फॉर्मेट में क्या कर लिया, चेंज कर लिया, ताकि मेरे को M1 M2 C1 C2 D1 और D2 मिल जाए। मैंने सारी वैल्यू इसके अंदर पुट की तो मेरा एरिया आ गया कितना, 8/7। ये अपना क्या आ गया, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया कितना, 8/7। आपने गलती क्या कर रहे थे, इस 4 को इसमें तो डिवाइड दे दिया था 3 में, लेकिन 1 और 5 में नहीं दिया था, तो वो गलती हो रही, तो अपने इसको सही किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेखाओं x² माइनस y² इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 से निर्मित त्रिभुज का
प्री केंद्र है। अपने को इसका क्या निकालना है, प्री केंद्र निकालना है। मैंने आप लोगों को बताया था प्री केंद्र क्या होता है। एक चीज और देखिए, अब इसका प्री केंद्र क्या होता है आपको बताया था। मान लो ये त्रिभुज है, इसके एक बाहर एक क्या बनाया जाए, वर्त बनाया जाए जो इसके शीर्षों को स्पर्श करता हो, तो इस वर्त का केंद्र ही हमारा क्या होता है, प्री केंद्र होता है। मतलब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अपने को रेखाएं दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरी रेखा दी गई है एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो ये रेखाओं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और तीसरी रेखा एक्स इज इक्वल टू 1। यानी या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 1 होगा। मेरे को त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई। अगर मैं त्रिभुज के शीर्ष निकाल लूं, त्रिभुज के क्या निकाल लूं, शीर्ष, और शीर्ष इस वर्त, शीर्ष से इस वर्त का क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा। क्योंकि जो शीर्ष है इस वर्त को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो मैं वर्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे उसमें वर्त का केंद्र निकाल सकता हूँ। तो देखिए अब देखो मैं क्या करता हूँ, इससे और इससे x की वैल्यू 1 इसमें पुट करता हूँ तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू कितनी आ गई, -n। एक शीर्ष मिल गया 1, -1। अब x की वैल्यू 1 इसमें पुट करो तो x की वैल्यू 1 अगर इसमें पुट करते हो तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एक शीर्ष मिल गया अपने को 1, यानी तीनों रेखाएं आपस में काटेगी कहाँ, एक रेखा ये रही, कौन सी है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कह लो इसको। इस रेखा को x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कह लो। और ये रेखा कौन सी अपनी, x इज इक्वल टू 1। अपने को ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये बिंदु अपने को कितना मिला है, 1, -1। और ये बिंदु कितना मिला बच्चों अपने को, 1, 1। अब ये दोनों रेखाएं भी अपने से काटेगी तो इन दोनों रेखाओं को अगर मैं ऐड कर दूं, x इन दोनों रेखाओं को ऐड करें तो 2x कितना मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यानी ये बिंदु कितना मिलेगा अपने को, 0, 0। मैंने क्या किया, मेरे को त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई थी। इन तीनों भुजाएं आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करती है, वो त्रिभुज के क्या होंगे, शीर्ष होंगे। तो मैंने त्रिभुज के तीनों क्या निकाल लिए, शीर्ष निकाल लिए। अब मैं तीनों त्रिभुजों के शीर्ष मिल गए, मेरे को निकालना क्या है, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, इनके बीच की दूरियां निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, दूरियां। तो दूरियां निकालिए, इस शीर्ष को A नाम दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो। तो AB दूरी कितनी आएगी, आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, 1 - 0 का स्क्वायर और -1 - 0 का स्क्वायर। ये कितना आएगा बच्चों, √2 आएगा। ऐसे ही बच्चों AC कितना आएगा, वो भी कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कितना आएगा, √2 आएगा। ऐसे ही BC कितना आएगा बच्चों, 1 - 1 का स्क्वायर और -1 - 1 का स्क्वायर। ये तो कितना हो गया, 0। ये 2 का स्क्वायर यानी 2 हो गया। अब देखो बच्चों आपको दिख रहा है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, BC के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। AB का स्क्वायर प्लस BC का, यानी AB का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। AC का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। 2 + 2 4 यानी BC के स्क्वायर के क्या आ रहा है, बराबर। यानी ये कौन सी थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये जो कौन हो, ये चतुर्भुज त्रिभुज होगा, ये कौन सा त्रिभुज होगा भाई, आपको दिख रहा है ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और जिसके शीर्ष क्या होंगे, 1 - 1 1 1 और 0 0। क्यों बच्चों, क्योंकि ये वैल्यू √2 आ रही है, ये √2 आ रही है और ये कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अब आपको एक चीज बताई गई थी, मेरे को निकालना क्या बच्चों, प्री केंद्र निकालना है। त्रिभुज के शीर्ष मिल गए 0 0 1 1 और 1, -1। ये त्रिभुज के शीर्ष मिल गए। ये जो शीर्ष हैं वो किस त्रिभुज के हैं, समकोण त्रिभुज के। ज्यादातर इसमें समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ज्यादातर ये देखना। ये शीर्ष किसके हैं, समकोण त्रिभुज के हैं। आपको मैंने बताया गया था समकोण त्रिभुज का जो प्री केंद्र है, समकोण त्रिभुज का जो प्री केंद्र है वो कर्ण का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। आपको ये लाइन बताई गई थी बच्चों, समकोण त्रिभुज का प्री केंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। अब देखिए इसमें कर्ण क्या बना बच्चों, 1, 1 और 1, -1, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है, 2। तो ये कर्ण बन गया भाई, ये क्या बन गया, कर्ण। अब कर्ण का मध्य बिंदु, तो 1, 1 तथा 1, -1 का मध्य बिंदु निकालिए। वही हमारा क्या होगा, अपना
प्री केंद्र होगा। मध्य बिंदु तो आपको निकालना आता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y2 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 के में 2 का डिवाइड देंगे 1, 1 माइनस 1 0, यानी उसका प्री केंद्र कितना आ गया 1 0 आ गया। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा अपना, सी ऑप्शन अपना क्या होगा सही होगा। सुनिए बच्चों, अपने को क्या कह रहा था, ये रेखाएं दी हुई थी किसी त्रिभुज की, अपने को कह रहा था इसका प्री केंद्र निकालिए। प्री केंद्र निकालने के लिए इसका शीर्ष निकालना जरूरी है। तो शीर्ष कैसे निकलेंगे आपको पता है, ये एक त्रिभुज है, ये भुजाएं हैं, तो मैंने तीनों भुजाएं पता कर ली कौन कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। तीनों रेखाएं के जो प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे वही त्रिभुज के क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो मैंने देखा इसके शीर्ष कितने आए बच्चों, 1, -1, 1, 1 और 0, 0, ये तीनों शीर्ष आ गए। मैंने तीनों शीर्षों के बीच की दूरियां निकाली, तो मेरे को ये पता लगा कि ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है। आपको ये बताया गया था समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु ही हमारा क्या होता है, प्री केंद्र होता है। समकोण त्रिभुज का प्री केंद्र कर्ण का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो कर्ण कौन है भाई, इसका 1, कर्ण के जो निर्देशांक है वो क्या है 1, 1 और 1, -1। तो इसका मैंने मध्य बिंदु निकाला, मध्य बिंदु तो आपको निकालना आता है x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2, तो कितना आ गया 1, 0, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ज्यादातर जब भी लंब केंद्र प्री केंद्र पूछेगा ना, तो मेरे को ज्यादातर यही उम्मीद रखनी है कि इसमें ज्यादातर क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनता है। तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको दिखे ना कि प्री केंद्र या लंब केंद्र पूछ रहे हैं, तो ज्यादातर ये उम्मीद रहेगी 95 से 97% तक कि ये लंब केंद्र का या समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन बनेगा। और समकोण त्रिभुज में मैंने दो चीज बताई थी, प्री केंद्र क्या होता है, कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है, कर्ण का जो मध्य बिंदु, देखो इसका जो ये मध्य बिंदु है ना, ये देखो ये प्री, इसका केंद्र बिल्कुल क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, और ये कर्ण का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। इसलिए प्री केंद्र क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु हमारा क्या होता है, प्री केंद्र होता है समकोण त्रिभुज। तो इसका 1 0 ऑप्शन आया। नेक्स्ट देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, bx प्लस सी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, cx प्लस ए इज इक्वल टू 0 रेखाओं के समीकरण है। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो तीनों रेखाएं संगामी हैं, तीनों रेखाएं समांतर हैं, तीनों रेखाएं संपाती हैं, या तीनों रेखाएं एक त्रिभुज बनाती हैं। ये ज्यादातर ऑप्शन, ये देखो ये क्वेश्चन में अपने को 3 रेखाएं दी गई हैं बच्चों, कौन कौन सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक रेखा दी गई है बच्चों bx प्लस सी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, और तीसरी रेखा दी गई है cx इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है मेरे को, चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं। इसमें cx और यहाँ पर मेरे ख्याल से ए वाई होना चाहिए, ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर मेरे ख्याल से ए वाई होगा, लिखने में गलती की है क्योंकि ये सिक्वेंटिव फॉर्म चल रही है ना ए बी सी, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ए वाई प्लस बी होगा, ये क्वेश्चन होगा भाई ये। तो ये 3 रेखाएं दी गई है आपको, ये कह रहा है ये रेखाओं के समीकरण है यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। तो ये तीनों रेखाएं संगामी है, समांतर है, संपाती हैं, या कैसे हैं। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से चेक करते हैं। आपको मैंने बताया था 3 रेखाएं संगामी कब होती है, संगामी के लिए आपको बताया था अगर 3 रेखाएं दी गई है a1 x1 सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0, 3 रेखाएं दी गई है। तो ये संगामी कब होती है, जब a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो मैं कहूँगा ये तीनों रेखाएं क्या है, संगामी है। अब बच्चों देखो, इसमें मैं अगर ये तीनों रेखाएं दी हुई है, इसको मैं ऑप्शन से चेक करेंगे तो मैं संगामी वाला चेक करता हूँ, तो क्या आएगा ए बी सी, बी सी ए बी, इसको लेके चलते हैं। अगर इसका सारणिक मान 0 आ गया तब तो ये संगामी है, अन्यथा संगामी नहीं है। तो अब देखो इसको अब पूरा खोलने की जरूरत नहीं होती है इस क्वेश्चन में। मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये कितनी है रो 1, ये कौन सी है रो 2, ये क्या है रो 3। आप सारणिक मान के कंसेप्ट को जानते होंगे, ऑपरेशन जानते होंगे, तो मैं क्या R1 रो को लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, तो
ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा ए, मैंने R1 रो को लिखना है R1 प्लस R2 प्लस R3, पूरा खोलने की जरूरत नहीं होती बच्चों ऐसे क्वेश्चन में, तो मैं इसको खोलूंगा नहीं, खोलेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो मैं इसको लिखता हूं, देखो A प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा B प्लस सी प्लस ए, और ये बनेगा C प्लस ए प्लस बी। अब देखो ये पढ़ा रहने दो, बी सी ए बी, क्या था, तीन भुजाएं दी गई हैं और कंडीशन दी गई है ए प्लस बी प्लस सी 0 है। कह रहे चेक करो तीनों रेखाएं संगामी हैं, समांतर हैं, संपाती हैं, या ये त्रिभुज की भुजाएं बनाती हैं। तो सबसे पहले मैं संगामी वाला, ये ऑप्शन से चेक होगा, तो सबसे पहले मैं संगामी वाला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, संगामी के लिए अपने को पता है ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये सी एक्स प्लस ए बाई प्लस बी है, तो मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखा, यहाँ पर ए बी सी ए बी। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, एक ना ऑपरेशन लगा रहा हूँ सारणिक मान वाला, मैंने रो 1 को लिख दिया रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। अब देखो बच्चों a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 0, यानी बच्चों कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी दी गई है, 0। ये a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये भी 0 होगा, b प्लस सी ये भी 0 होगा, और ये भी क्या होगा, 0 होगा, और ये बी सी ए और ये सी ए बी। अगर किसी सारणी के रो या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो, 0, तो उसका सारणिक मान क्या आता है, 0। अब देखो इस सारणी के सारे रो के, इस रो के फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट क्या है, 0, तो इसका सारणिक मान कितना आएगा, 0। यानी मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला है इसके सारणिक, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अगर इसका सारणिक मान 0 आ जाता है तो वो भुजाएं क्या होती हैं, संगामी होती है, यानी भुजाएं क्या होंगी, संगामी होगी। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसके भुजाओं का जो सारणिक मान था वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये कौन सी रेखाएं होंगी, संगामी रेखाएं होंगी। फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन थेम डिट्टो कि ये रेखाएं संगामी है या नहीं, तो इसका सिर्फ अपने को क्या निकाल के देखना था, संगामी सारणिक मान निकालना था ए बी सी और सी ए बी का। तो मैंने इसका सारणिक मान निकाला। अब आप इसको क्या करोगे, आप पूरा खोलते हो ना तो बहुत लंबा पड़ेगा, पूरा खोलने की जरूरत नहीं। जब भी आपको ऐसे दिखे ए बी सी ए बी तो आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो। कंसेप्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। जिस सारणिक मान आपने किया था उसमें अपने कंसेप्ट बताए थे कि इनको रो 1 को लिख सकते हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 रो 1 प्लस रो 2, अपने ऑपरेशन लगा सकते हैं ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0 0 0। और किसी सारणी के तीनों किसी रो के पूरे सारे एलिमेंट या कॉलम के सारे एलिमेंट 0, तो उसका सारणिक मान कितना होता है, 0। तो ये वाला वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है, रेखाएं क्या होती हैं, संगामी होती हैं। क्या होती है, संगामी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए। नेक्स्ट देखिए, यदि P बिंदु, यदि P 1, y बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है तो y बराबर है। आपसे पूछ रहा है y की वैल्यू, आपको कह रहा है A और 2 B बिंदु है। A बिंदु दिया हुआ है बच्चों -1, 2 और B दिया हुआ है -3, 0। एक बिंदु P है, जो एक बिंदु P है, बिंदु P क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, 1, y। ये जो बिंदु P है ना, A तथा B को मिलाने वाली रेखाखंड के, A तथा B को मिलाने वाली रेखाखंड ये के लंब, इसके A तथा B को मिलाने वाली रेखा के लंबवत ले लेता हूं, ये वाली लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अब देखो बच्चों ये क्या कह रहा है कि जो P बिंदु है ना, A तथा B को मिलाने वाली एक रेखा है, उसके लंबवत मतलब ये वाली रेखा, और समद्विभाजक मतलब ये जो रेखा है वो ए बी को कितने भागों में विभाजित करेगी, 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। क्योंकि इसने कहा है समद्विभाजक, मतलब जो पी बिंदु है वो ए बी के लंबवत तथा समद्विभाजक मतलब ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा पे स्थित है। अब देखो यानी यहां पर बिंदु आ गया P, P जो है इस रेखा पर स्थित है। क्यों भाई, मैंने मान लिया ये पी क्यू रेखा है वो ए बी को क्या करती है, लंबवत समद्विभाजक करती है। और Q है वो ए बी का क्या मान लिया मैंने, मध्य बिंदु। क्योंकि समद्विभाजक का मतलब ये जो Q है मैंने मान लिया A और B को क्या करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। सबसे पहले मैं बिंदु Q के निर्देशांक निकालता हूं। मेरे से पूछा क्या है, y की वैल्यू, तो मैं इसके लिए पहले बिंदु Q के निर्देशांक निकालता हूं। अब आप लोग जानते हो बिंदु जो Q है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु तो इसके निर्देशांक क्या आएंगे बच्चों, आप लोगों को पता है x1 x2 y2
और y1/y2/2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -2, 1। ये किसके निर्देशांक है, क्यू के। अब मेरे को एक बात बताना, अब मेरे को एक चीज बताइए, जो पी क्यू रेखा है वो क्या है, समद्विभाजक तो थी, एक क्या है, लंब लंब है किसके, ए बी के। आपको बताया था अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी डाल का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1 होता है। अब पी क्यू जो है बच्चों आपको पता है क्या है, लंबवत है किसके, ए बी के। इसका मतलब पी क्यू की डाल गुना ए बी की डाल, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चों, -1 होगा। आपको मैंने बताया था अगर दो रेखाएं क्या है, लंबवत है, तो उनकी डाल का मल्टीप्लाई कितना होगा, -1। अब पहले मैं पी क्यू की डाल निकालूंगा। दो बिंदुओं से जाने वाली डाल का पता आपको क्या होती है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो पी क्यू की डाल क्या आएगी बच्चों, पी क्यू की डाल क्या आएगी, y2 1 - y अपॉन में -2 -1। ये पी क्यू की डाल आ गई बच्चों, किसकी डाल आ गई, पी क्यू की, गुना ए बी की डाल। ए बी की डाल भी निकाल सकते हो, आपको डाल निकालनी बताई हुई है, मैं दोबारा से कंसेप्ट नहीं बता रहा, आपको फॉर्मूला लिख दिया y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। फिर देखिए 0 - 2 -3 -1 है तो किसका हो जाएगा, +1। इनका गुना कितना है बच्चों, -1। अब इसको कैलकुलेट कीजिए बच्चों। अब देखिए, सॉरी, तो इसको कैलकुलेट करते हैं अपने। तो अब देखो 1 - y अपॉन में -3, 0 - 2 कितना आएगा, -2, -2 नीचे आएगा, ये कितना है, -1। -2 से -2 कैंसिल हो गया, -3 इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो -3 -1 +3। मेरे को निकालनी है y की वैल्यू, तो 3 को इधर ले आओ, y को इधर ले जाओ, तो 1 - 3 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। कितनी आ गई, -2। यही अपने को क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। कंडीशन क्या है बच्चों, इसने कहा P बिंदु ए बी को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। मतलब जो P बिंदु है वो ए बी को, पी क्यू जो लाइन है वो ए बी को इस प्रकार विभाजित करेगी कि दो बराबर भागों में विभाजित करेगी और लंबवत होगी। पी क्यू क्या होगी, ए बी के लंबवत। यानी जो क्यू बिंदु है मैंने मान लिया ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो पी क्यू है वो ए बी के क्या होगी, लंब और समद्विभाजक होगी। इसने कहा हुआ है क्योंकि क्यू बिंदु मैंने ए बी का मध्य बिंदु माना तो क्यू के निर्देशांक निकाल लिए। अब आपको होता है पी क्यू जो है वो ए बी के लंबवत है, तो पी क्यू की डाल और ए बी की डाल इनका गुना कितना होगा, -1। तो मैंने पी क्यू की डाल निकाली, डाल निकालनी आपको पता है कैसे निकालते हो, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, इस फॉर्मेट से। ए बी की डाल निकाली, y2 - y1 अपॉन में x2 - 1, दोनों का गुना कितना लिया, -1। यहाँ से मैंने सोल्व करके y की वैल्यू निकाली, कितना आया आंसर अपना, -2। यही अपने को क्या करना था, फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष पर -2 लंबाई अंतःखंड काटता है तथा x और y के समद्विभाजक के समांतर है। मैंने आपको बताया था इसमें पूछा क्या गया है, किसी रेखा का समीकरण। मैंने आपको बताया था रेखा के समीकरण के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो उस रेखा की ढाल, दूसरा उस रेखा पर कोई बिंदु। मेरे को कह रहा है रेखा जो है y अक्ष पर कितना अंतःखंड काटती है बच्चों, -2 लंबाई का। कितनी लंबाई का काट रही है, -2 लंबाई का। y अक्ष पर काट रही है ना बच्चों, y अक्ष पर काट रही है, तो y अक्ष पर x की वैल्यू तो कितनी होती है, 0। कितनी लंबाई का काट रही है भाई, -2 लंबाई का। तो y अक्ष पर -2 लंबाई का काट रही है, तो बिंदु कितना होगा भाई उस रेखा पर। मतलब जो रेखा है वो बिंदु 0, -2 से गुजरेगी, क्योंकि जो रेखा है वो y अक्ष पर -2 लंबाई का क्या काट रही है, अंतःखंड काट रही है। मतलब रेखा किस बिंदु से गुजरेगी, 0, -2 से। मतलब उस रेखा पे कोई बिंदु मिल गया। अब मैंने बताया दो चीजें चाहिए रेखा के समीकरण के लिए, एक तो रेखा पर बिंदु, दूसरा उस रेखा की ढाल। बिंदु तो मिल गया उस रेखा पे, अब मेरे को उस रेखा की ढाल निकालनी है। आगे बढ़ते हैं। तथा x और y के, अब देखो ये मान लो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये o बिंदु ले लो बच्चों। x और y के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है x और y को। मतलब जो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो
जो y अक्ष पर दो लंबाई का अंतःखंड काटती है तथा x o y का कोई संधिभाजक ले लो OP के समांतर है। मेरे को क्या कह रहा है बच्चों, एक रेखा है जो y अक्ष पर इतनी लंबाई का अंतःखंड काटती है और x o y के समद्विभाजक के समांतर है। मैंने x o y का समद्विभाजक OP माना, तो जो रेखा मेरे को ज्ञात करनी है वो OP के क्या है, समांतर। अब देखो ये कोण आप लोग जानते हो कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा बच्चों, बिल्कुल समद्विभाजक है, तो OP जो है वो कितना कोण बनाएगी, 45 डिग्री बनाएगी। समझ रहे हो बात को। और OP की ढाल कितनी होगी भाई, OP x के साथ कितना कोण बना रही है, 45 डिग्री। तो OP की ढाल कितनी होगी, tan 45 बताया था ना, x अक्ष के साथ बनाए गए कोण का टेंस हमारा क्या होती है, ढाल। तो OP की ढाल कितनी होगी, 1। अब OP जो है वो x और y का क्या है, समद्विभाजक। अब आपको क्या कह रहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो OP के क्या है, समांतर। अब जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो OP के समांतर है। आपको यह भी पता है दो समांतर रेखाओं की ढाल क्या होती है, बराबर। अब OP है वो L1 के क्या है, समांतर है, जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब L1 जो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, अब OP की ढाल 1 है तो L1 की ढाल भी कितनी होगी, 1 होगी। L1 रेखा की जो ढाल है वो भी L1 की ढाल वो भी कितनी होगी बच्चों, 1। क्यों, क्योंकि OP की ढाल 1 है, L1 की ढाल भी कितनी होगी, 1 होगी। इतनी बात समझ में आई। अब आपको M की वैल्यू भी मिल गई। आपके पास फॉर्मूला होता है भाई रेखा का समीकरण, क्या होता है, अगर मान लो कोई रेखा x1 y1 बिंदु से पास हो रही है और उसकी ढाल भी आपको पता है तो रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हो। y1 की वैल्यू देख लो कितनी है बच्चों, -2 है, और m की वैल्यू आपने निकाल ली, x1 आपका कितना है, 0 है। इसको कैलकुलेट कर लो, माइनस माइनस +2, यहाँ पर x आ गया, यहाँ से x माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0। देखो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, x माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। यही आपका क्या आ गया, रेखा का समीकरण आ गया। तो अपने को क्या कह रहा था, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष पर कितना अंतःखंड काटता है, -2 लंबाई का अंतःखंड काटता है। तो -2 लंबाई का अंतःखंड काटता है मतलब रेखा कौन से बिंदु से पास होगी, y अक्ष पर काट रहा है ना, तो y अक्ष पर x की वैल्यू तो 0 होगी और कितना अंतःखंड काट रहा है, -2, यानी रेखा किस बिंदु से पास होगी, 0, -2। अब रहनी है रेखा की ढाल। ढाल कैसे निकालेंगे, आपको कह रहा है ये जो रेखा है ना उस रेखा के समांतर है, किसके, x और y के समद्विभाजक। तो मैंने x और y का x o y इसका समद्विभाजक लिया, समद्विभाजक दो बराबर भागों में, ये कोण 90 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, 45 डिग्री। तो OP की ढाल निकाल ली, कितनी आई, 1। अब देखो आपको पता है जो जिस रेखा की समीकरण निकालनी है वो OP के क्या है, समांतर। अब OP की ढाल 1 है तो जिस रेखा की समीकरण निकालनी उसकी ढाल भी क्या होगी, 1, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की ढाल क्या होती है, बराबर। यानी L1 की ढाल भी 1 ली, पुट किया, अपने पास फॉर्मूला है रेखा के समीकरण का, तो समीकरण अपना आंसर क्या आ गया, x माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0। ये अपना क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों अपने। एक चर रेखा निश्चित बिंदु AB से गुजरती है। एक रेखा है बच्चों, ये कह रहा है किस बिंदु से गुजरती है, AB से गुजरती है, तथा निर्देशीय अक्षों को, ये लिखना भूल गया भाई, निर्देशीय अक्षों को A तथा B पर मिलती है, ये लिखना भूल गया भाई, इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर टाइपिंग में, चलो मैं लिख रहा हूं। एक चर रेखा निश्चित बिंदु AB से गुजरती है तथा निर्देशीय अक्षों को AB पर मिलती है। कहां पे मिलती है, AB पर मिलती है। AMB से निर्देशीय अक्षों के समांतर खींची गई रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ है। अपने को कह रहे हैं एक रेखा है, एक चर रेखा है, वो निर्देशीय अक्षों से किसी बिंदु AB से गुजर रही है तथा निर्देशीय अक्षों को AB पर मिलती है और AB से के समांतर खींची गई A तथा B से निर्देशीय अक्षों के समांतर खींची गई रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ है, ये अपने को निकालना है। देखिए बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये मान लो x अक्ष है, ये कौन सी है, y अक्ष। एक रेखा है वो निर्देशीय अक्षों को कहाँ पे मिलती है, A तथा B पे मिलती है। मैं मान लेता हूँ A बिंदु कितना है बच्चों, x अक्ष को A बिंदु पर मिलती है। A बिंदु में मान लेता हूँ क्या, अल्फा कोमा 0, और ये B बिंदु मान लेता हूँ निर्देशीय अक्ष मतलब y अक्ष को B, और ये मान लेता हूँ 0, बीटा। मैंने माना एक
रेखा है जो निर्देशीय अक्षों को कहाँ पे मिलती है, इसने कहा हुआ है ए तथा बी पे। ए बिंदु मैंने मान लिया अल्फा कोमा 0 क्योंकि एक्स अक्ष पे होगा, ए बिंदु निर्देशीय अक्ष पर होगा, और बी बिंदु मैंने मान लिया 0 कोमा बीटा। अब मतलब इसका क्या होगा, इस रेखा का समीकरण क्या होगा भाई, रेखा का समीकरण, अब आपको पता है ये अगर अल्फा 0 है, ये 0 बीटा है, तो रेखा का समीकरण मतलब ये अल्फा अंतखंड हो गया एक्स अक्ष पर और बीटा अंतखंड हो गया वाई अक्ष पर, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स पोन में अल्फा वाई पोन में बीटा इज इक्वल टू 1। ये बात तो समझ में आई आप लोगों को। इसने क्या कहा है कि मैंने मान लिया एक रेखा है, ए बिंदु तो अल्फा 0 मान लिया और बी 0 कितना मान, बी बिंदु कितना मान लिया 0 बीटा, मतलब रेखा के अंतखंड कितने मान लिए अल्फा और बीटा, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स पोन अल्फा प्लस वाई पोन बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो चूंकि रेखा कौन से बिंदु से गुजरती है भाई, रेखा ए बी से गुजरती है, अगर ए बी से गुजरती है तो ए बी बिंदु इसको क्या करेगा, ए बी बिंदु से क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह a रख सकता हूं बच्चों, और y की जगह क्या रख सकता हूं, b रख सकता हूं, तो a पोन अल्फा प्लस b पोन बीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, a पोन अल्फा प्लस b पोन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ध्यान से सुनिए, अब इसने क्या कह रखा है बच्चों कि एक अपने को कह रहा है ए बी से निर्देशीय अक्षों के समांतर, निर्देशीय अक्षों के समांतर खींची गई रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का समांतर है। ए बिंदु से एक ए तथा बी से निर्देशीय अक्षों के समांतर, ए से निर्देशीय अक्ष मतलब ए से एक रेखा खींचनी है किसके समांतर, वाई के समांतर, तो ये रेखा होगी बच्चों। अब बताओ इस रेखा का समीकरण क्या होगा, एक रेखा खींचनी है बी बिंदु से, ये खींचेंगे, ये कह रहा है ए एम बी से निर्देशीय अक्षों के समांतर, ए बिंदु से और एक बी बिंदु से मैंने निर्देशीय अक्षों के समांतर क्या खींची, रेखा खींची। अब इस रेखा का समीकरण आप लोग जानते हो, ये बिंदु अल्फा है तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, x इज इक्वल टू अल्फा होगा, और इस रेखा का समीकरण क्या होगा, ये बिंदु बीटा 0 बीटा है ना, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल टू बीटा के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ। तो बच्चों इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वो कौन आएगा, अल्फा बीटा आएगा। देखो ये क्या कह रहा है, निर्देशीय अक्षों के समांतर खींची गई, निर्देशीय अक्षों के समांतर खींची गई रेखाएं, तो मैंने रेखाएं खींची, इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु, अब ये दूरी अल्फा है ये दूरी बीटा है, तो ये बिंदु के निर्देशांक, ये देखो ये दूरी कितनी है बच्चों अल्फा, और ये दूरी कितनी है बीटा, ये दूरी बीटा है ये दूरी अल्फा है, तो ये बिंदु कितना होगा बच्चों, अल्फा कोमा बीटा। इस बिंदु का क्या निकालना है मेरे को, बिंदु पथ निकालना है। मैंने आपको बताया भी गया था जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है आपको क्या करना है, उसकी जगह उसका x निर्देशांक x पुट कर दो, और उस बिंदु का मेरे को अब किसका बिंदु पथ निकालना है, यानी कहने का मतलब अल्फा बीटा का बिंदु पथ निकालना है, यानी कहने का मतलब अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे x और बीटा की जगह क्या पुट कर देंगे y। तो अपना आंसर क्या आएगा बच्चों, a अपॉन x b अपॉन y इज इक्वल टू 1। ये अपना क्या होगा आंसर। तो कौन से ऑप्शन में पड़ा है ये पड़ा भाई, ये ऑप्शन इसका बी क्या होगा, करेक्ट होगा। द्वार से सुनिए बच्चों, क्या कह रहा है, एक रेखा है जो ए बी से गुजरती है, निर्देशीय अक्षों को ए तथा बी पे मिलती है। मैंने मान लिया ए बिंदु है वो एक्स अक्ष पर है और उसके निर्देशांक क्या होंगे, ए एक्स अक्ष पर है तो निर्देशांक मान लिए अल्फा कोमा 0, और एक बिंदु है बी मैंने मान लिया वाई अक्ष पर है, उसके निर्देशांक कितने मान लिए 0 कोमा बीटा। अब रेखा का समीकरण आप जानते हो, अगर ये बिंदु अल्फा 0 है ये 0 बीटा है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ये रेखा ए बी से गुजरती है तो ए बी बिंदु इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये कहता है ए तथा बी से, ए बिंदु से मैंने एक रेखा खींचनी है अक्ष के समांतर, और एक बी बिंदु से एक रेखा खींचनी है एक्स के समांतर, दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, आप लोग जानते हैं ये दूरी अल्फा है ये दूरी बीटा है, तो ये बिंदु कितना होगा अल्फा कोमा बीटा। मेरे को दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, रेखाओं के समांतर खींची गई प्रतिच्छेद बिंदु का क्या निकालना है, बिंदु पथ निकालना है। यानी कहने का मतलब मेरे को अल्फा बीटा का क्या निकालना है, बिंदु पथ। जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है मतलब अल्फा बीटा का निकालना है, तो अल्फा की जगह मैंने x पुट कर देना है और बीटा की जगह क्या पुट कर देना है, y। तो ये कितना आ जाएगा, a अपॉन x प्लस y अपॉन b अपॉन y इज इक्वल टू 1। बिंदु पथ मतलब क्या होता है, x y भी निकालना है, जिस बिंदु का भी निकालना है मेरे को अल्फा बीटा का निकालना है, तो अल्फा की जगह x बीटा की जगह y। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। सर कहाँ गए सर,
सर इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आंसर ओ, हाँ तो ही हो गया ना। तो ही गायब हो गए ना। यार चलो इसको निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों अपना, y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो और x माइनस सी इज इक्वल टू जीरो से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, अगर आपके त्रिभुज के अपने को शीर्ष पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसका क्षेत्रफल निकालना आपको मैंने सिखाया था। क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इसका सारणिक मान निकाल लो, आपका क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको इस बार शीर्ष नहीं दी है, उनकी क्या दी हुई है, त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है। y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो और x माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे को भुजाएं दी है, अगर मैं भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लूँ, इन तीनों भुजाओं का क्या निकाल लूँ, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, शीर्ष मिल जाएगा। सबसे पहले मैं इन दोनों भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालता हूँ। इन दोनों भुजाओं का x की जगह c पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, c। एक शीर्ष मिल गया बच्चों। फिर दूसरा शीर्ष निकालेंगे, इन दोनों भुजाओं का निकाल लो प्रतिच्छेद बिंदु। अरे प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, x की जगह c पुट करो, इसमें x की जगह c पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस सी। तो इन दोनों भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, c कोमा माइनस सी। अब इन दोनों भुजाओं का निकालिए प्रतिच्छेद बिंदु, y माइनस एक्स और इज इक्वल टू जीरो तथा y प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। दोनों को ऐड कर दो, 2y इज इक्वल टू जीरो। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो पुट करोगे तो जीरो कोमा जीरो। ये त्रिभुज के तीनों क्या आ गए, शीर्ष आ गए। शीर्ष आने के बाद उसका क्षेत्रफल निकालना आपको मैंने सिखाया था। क्या होता है, शीर्ष रखिए 0 0, फिर सी सी और c माइनस सी, यहाँ पर लगाना है 1 1। इसका सारणिक मान आप निकाल सकते हो, ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, इसका निकाल लेंगे सिर्फ अपनी 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। ये कितना हो गया बच्चों, माइनस सी स्क्वायर कितना होता है, माइनस 2c स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, माइनस सी स्क्वायर। सारणिक मान है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, सी स्क्वायर आएगा। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना, आपको फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है अच्छे से, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1। तो आपने क्या किया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सभी की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाल ली, आपको पता है, इन भुजाओं, त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है, इन भुजाओं के जो प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे, दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट आएंगे, वही क्या होंगे, त्रिभुज के शीर्ष होंगे। मैंने त्रिभुज, तीनों त्रिभुज के शीर्ष निकाल लिए, पुट किया, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर ही समीकरण ए, इसमें लिखा हुआ है समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो एक रेखा युग्म को व्यक्त करती है यदि ए सी बराबर जीरो, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एक या दो इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था रेखा युग्म का। मैंने कहा था अगर ये कोई शांकवश दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h(xy) 2g(x) 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, ये कोई शांकवज है, ये रेखा युग्म कब होगा, ये तब होगा जब ये सारणिक मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यानी ए बी सी एच जी जी एफ एफ। अगर ये सारणिक मान क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो ये शांकवज किसको व्यक्त करता है, रेखा युग्म को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, रेखा युग्म को। अगर अपने को पूछ रहे हैं ये जो शांकवज है ये रेखा युग्म को व्यक्त करेगा यदि, तो इसको लिखें बच्चों, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और सी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो ए की वैल्यू तो ए ही है बच्चों, बी की वैल्यू बी है, और h की वैल्यू देखो, h किसका कोएफिशिएंट होता है, एक्स वाई का। क्या इसमें एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, डेफिनेट नहीं है, h को एक्स वाई का कोएफिशिएंट है ही नहीं, मतलब h की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। और g की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो 2g की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट इधर कितना है, c, यहाँ पर 2g, तो g का कोएफिशिएंट कितना होगा, c/2।
एफ की वैल्यू कितनी आएगी c/2 और खुद c की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 0। इसमें सारी पुट करिए क्योंकि ये रेखा युग्म को कब व्यक्त करेगा जब ये सारणिक मान कितना होगा 0। तो इसमें a की जगह a, b की जगह b और c की जगह 0, h की जगह 0, g की जगह c/2, h की जगह 0 और f की जगह c/2, ये c/2, ये c/2। इसके सारणिक मान को अपने 0 के, क्योंकि ये रेखा युग्म मैंने माना ये रेखा युग्म को व्यक्त करेगा, कब करेगा जब ये सारणिक मान कितना आएगा 0। मेरे को वो कंडीशन निकालनी है तो कंडीशन निकालते हैं बच्चों। इसका सारणिक मान आपको निकालना आता है, किसी भी एक रेखा या किसी भी एक लाइन को सोल्व कर लो। मैं इस रेखा को सोल्व कर लेता हूँ, ये 0 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये 0 माइनस c²/4, ये 0 हो ही गया बच्चों। तो ये कितना आएगा c/2, ये 0, ये माइनस bc/2, ये आएगा बच्चों। इसको कैलकुलेट करिए, ये आएगा -ac² माइनस bc²/4। 4 कॉमन आके इधर चला जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा और c² कॉमन आ रहा है, अंदर रह रहा है a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 का सारणिक मान 0, 2 का गुना 0 का होता है, या तो ये 0 होगा या 0 होगा, या तो क्या होगा बच्चों c² 0 होगा, या क्या होगा a प्लस b 0 होगा। अब c² 0 इसका मतलब c की वैल्यू 0 होगी या फिर a, यानी ये सारणिक मान 0 कब होगा, या तो c की वैल्यू 0 होगी या a प्लस b की वैल्यू 0 होगी, या तो c 0 होगा या a प्लस b 0 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सी होगा, एक या, यानी दोनों ऑप्शन सही है, एक भी और दो भी, यानी कौन सा ऑप्शन सी होगा, एक या दो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सी होगा, सी। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी अगर सांख्यवश दिया है वो रेखा युग्म को व्यक्त कब करता है, जब ये सारणिक मान कितना आएगा 0। तो मैंने ये सारणिक मान निकाला, इसको 0 के ऊपर रखा, तो मेरे को वो कंडीशन मिली जिसके लिए ये जो सांख्यवश दिया गया है रेखा युग्म को कब व्यक्त करेगा, या तो c की वैल्यू 0 होनी चाहिए या a प्लस b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। दोनों में से एक कंडीशन होगी तभी ये रेखा युग्म को व्यक्त करेगा, अन्यथा रेखा युग्म को व्यक्त नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यदि 0 2 तथा -6 4 एक समचतुर्भुज के विकर्ण के सिरे हो तो इसके दूसरे विकर्ण का समीकरण। देखो बच्चों, मान लो एक समचतुर्भुज है, ऐसा ले लेते हैं, वैसे एक चतुर्भुज ले लिया जो क्या है समचतुर्भुज है बच्चों। इसके एक विकर्ण के सिरे दिए हुए हैं AC के, मान इसको ए, एक समचतुर्भुज ले लिया ABCD, इसके इस विकर्ण के सिरे दे दिए, एक विकर्ण के सिरे दे दिए। अब दूसरे विकर्ण का समीकरण पूछ रहे हैं, मेरे को AC तो दे दिया, AC का समीकरण तो मैं निकाल भी सकता हूँ, मेरे को पूछ रहे हैं BD का समीकरण। अब मेरी बात सुन, मेरे को निकालना किसका है, एक विकर्ण के, एक समचतुर्भुज था उसके विकर्ण के सिरे दे दिए, दूसरे विकर्ण का समीकरण मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। यानी मेरे को कह रहा है A और C सिरा दे दिया बच्चों, अब BD का समीकरण निकालिए। BD एक रेखा है, मैंने आपको बताया था किसी भी रेखा के समीकरण के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो उस रेखा पे कोई बिंदु, दूसरा उस रेखा की ढाल। अब आप पता है समचतुर्भुज में कंडीशन होती है, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत। आपको पता है, यानी कहने का मतलब AC जो है वो क्या होगा, लंबवत होगा किसके, BD के। अगर मैं AC लंबवत है किसके, BD के, तो आप जानते हो दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो उनकी ढाल का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1 होता है। अगर मैं AC की ढाल मेरे को मिल जाए तो मैं BD की ढाल निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या निकालूंगा, पहले AC की ढाल निकाल लूंगा, AC की ढाल। अब ये A बिंदु है बच्चों, ये C बिंदु है, तो दो बिंदुओं के जाने वाली रेखा की ढाल आपको पता है क्या होती है, y2 माइनस y1, यानी 4 माइनस 2 और माइनस अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में -6, यानी AC की ढाल कितनी आ गई, -1/3। अब आपको पता है मैंने BD की ढाल m मान लेता हूँ, BD की ढाल क्या मान ली, m। अब आपको पता है AC जो है वो BD के लंबवत है, आपको पता है AC और BD की ढाल का जो मल्टीप्लाई आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि AC और BD क्या है, लंबवत। ये -1 से -1 क्या हो गए, कैंसल। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3। यानी AC मेरे को BD की ढाल तो मिल गई, BD की ढाल मिल गई। अब मेरे को BD का समीकरण चाहिए, तो मेरे को दो चीज चाहिए, तो एक तो BD की ढाल तो मैंने निकाल ली, दूसरा BD पर कोई बिंदु चाहिए। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया था AC का मध्य बिंदु होगा वही किसका मध्य बिंदु होगा, BD का मध्य बिंदु होगा। तो AC का मध्य बिंदु मैं निकाल सकता हूं क्या, आपको पता है समचतुर्भुज में विकर्णों के मध्य बिंदु क्या होते हैं, संपाती होते हैं।
यानी जो AC का मध्य बिंदु होगा वही किसका मध्य बिंदु होगा, BD का मध्य बिंदु होगा। क्या मैं AC का मध्य बिंदु निकाल सकता हूं? तो AC का मध्य बिंदु आपको निकाल के बताया भी हुआ है मैंने। इस AC का मध्य बिंदु क्या होगा बच्चों, x1 प्लस x2/2, 0 माइनस 6/2 और 2 प्लस 4/2, यानी कितना आ गया, -3,3। ये इस बिंदु के निर्देशांक आ गए किसके, O के। अब जो O बिंदु है वो BD पर भी तो स्थित होगा, क्यों भाई, क्योंकि AC का मध्य बिंदु BD का भी क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। यानी जो O बिंदु है वो BD पर भी क्या होगा, स्थित होगा। अब BD की मेरे को ढाल भी मिल गई और BD पर कोई क्या मिल गया, बिंदु भी मिल गया। BD पर बिंदु कौन सा मिला, -3,3 और BD की ढाल कितनी मिल गई, 3। तो BD का समीकरण क्या होगा भाई, BD रेखा का, तो ढाल कितनी है बच्चों, 3 और x माइनस x1 यानी +3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, 3x + 9, ये समीकरण क्या आ जाएगा भाई, 3x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यानी रेखा का समीकरण क्या आ गया, 3x माइनस वाई प्लस 12, 3x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कौन से ऑप्शन में पड़ा है, सी ऑप्शन में पड़ा है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी, 3x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये उस विकर्ण का क्या आ गया, समीकरण आ गया। क्या आ गया, समीकरण। तो क्या था बच्चों, एक समचतुर्भुज था, उसके विकर्ण के सिरे दिए हुए थे अपने को दूसरे विकर्ण का समीकरण क्या करना था, फाइंड करना था। ए और सी दिया हुआ था, BD मेरे को क्या करना था, फाइंड करना था। किसी भी रेखा के समीकरण के लिए मेरे को दो चीजें एनवायरमेंट है, कौन कौन सी, एक तो उस रेखा की ढाल, दूसरा उस रेखा पर कोई बिंदु। आप जानते हो BD और AC क्या होते हैं, लंबवत, क्योंकि ये समचतुर्भुज है और समचतुर के विकर्ण क्या होते हैं, लंबवत। तो मैंने क्या किया, AC की ढाल निकाल ली, तो आपको पता है तो BD की ढाल मेरे को कितनी मिलेगी, 3, क्योंकि AC और BD क्या है, लंबवत। आप जानते हो दो रेखाएं अगर लंबवत है उनकी ढाल का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1। तो यहाँ से मेरे को BD की ढाल मिलेगी। अब एक चीज ये देखिए, जो AC का मध्य बिंदु होगा वही किसका मध्य बिंदु होगा, BD का। तो AC का मध्य बिंदु मैंने निकाला, कितना आया, -3,3। ये BD पर भी स्थित होगा, किस पे स्थित होगा, BD पर भी स्थित होगा। तो BD पर कोई बिंदु भी मिल गया और उसकी क्या मिल गई, ढाल। तो BD का क्या निकाल दिया, समीकरण क्या आ गया, 3x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यही अपने को क्या करना था, फाइंड करना था। नेक्स्ट देखिए भाई, किसी रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का दुगना है। यदि रेखा 1,2 से गुजरती है तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखो बच्चों, मैं मान लेता हूं एक रेखा है, वो x अक्ष पर a अंतःखंड काटती है और कह रहा है तो y अक्ष पर कितना काटेगी। इसने कहा है कोई रेखा है वो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, उसके द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का क्या है, दुगना। अगर कोई रेखा x अक्ष पर a अंतःखंड काटती है तो y अक्ष पर कितना काटेगी, 2a काटेगी। आप लोगों को बताया था अगर कोई रेखा x अक्ष पर a और y अक्ष पर b अंतःखंड काटती है तो उसका समीकरण क्या होता है, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। अब ये रेखा है x पर कितना अंतःखंड काट रही है, मैंने माना है a, और y पर कितना काटेगी, डबल, कितना, 2a। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, x बाय ए प्लस वाई बाय 2a इज इक्वल टू 1। क्या इस रेखा को अब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2a एलसीएम ले लें तो ये क्या बनेगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ये रेखा का समीकरण आ गया। अब ये कह रहा है यदि रेखा कहां से गुजरती है, 1,2 से गुजरे। ये जो रेखा है इस बिंदु से गुजरती है, तो ये जो बिंदु है इस रेखा के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये बिंदु इसमें रखो, x की जगह 1 पुट कर दो और y की जगह क्या पुट कर दो, 2। तो यहां से 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 2 आ गई। ये 2 की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दो, तो 2x + y इज इक्वल टू 2 × 2। तो रेखा का समीकरण क्या आ गया बच्चों, 2x + y इज इक्वल टू 4। ये अपनी रेखा का समीकरण आ गया। कौन से ऑप्शन में पड़ा है भाई, ए ऑप्शन में पड़ा है। तो दिस इज आवर राइट आंसर। बाकी अपने इसके जो बाकी के क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इतने करेंगे, फोन आ रहा है, 3 लगेंगे मेरे को लगता है, टाइम बहुत लग रहा है ना क्वेश्चन।